ये आप अकेले ही हो, लेकिन बाकी जने अभी ज्वाइन कर लेंगे। ठीक है। We were solving the paper of engineering mechanics from previous year 2019. पार्ट ए, पार्ट बी, पार्ट सी, 3 पार्ट्स में पेपर आता है आपका। इस बार भी ऐसा ही आएगा। 5 क्वेश्चन आएंगे 2 मार्क के, जिसमें कोई चॉइस नहीं होगी। यू हैव टू अटेम्प्ट ऑल ऑफ देम and you have to write very briefly. Your answer should be very brief. And if some derivation is there, the derivation should be very very small. एक या 2 लाइन में खत्म होने वाले डेरिवेशन हो तब तो आप इंक्लूड करो, अदरवाइज डेरिवेशन को स्किप कर दो। फिर पार्ट बी आता है, मीडियम लेंथ के क्वेश्चंस हैं, जिसमें इंजीनियरिंग मैकेनिक्स के पेपर में तो आप ये एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि मोस्टली न्यूमेरिकल्स आएंगे, थोड़े बहुत प्रूफ वाले क्वेश्चंस आ सकते हैं, जैसे कि वेरिग्नस थ्योरम आया है आपका। एंड नाउ we had to discuss question number 2. इस क्वेश्चन को ध्यान से देखो। A hemisphere of radius r, ठीक है, ये हेमिस्फीयर दिख रहा है आपको। The center would be somewhere around here and this is radius. Weight w, इसका weight w है, is placed with its curved surface on a smooth table. ये टेबल है। And a string of length l which is less than the radius of the hemisphere is attached to a point on its rim and then to a point on the table as shown in figure. यानी कि यहाँ पर इसके कोने पे हेमिस्फीयर के एक धागे को अटैच किया और उसको नीचे टेबल से अटैच कर दिया। Now since the length L is less than the radius, so it is obvious that the hemisphere will become aligned in a tilted position like this. ठीक है, अगर ये धागे से बांधा नहीं होता और अगर इस हेमिस्फीयर को टेबल पे रखते तो ये हेमिस्फीयर ऐसा टेबल पे बैठ जाता। It could have perfectly sat upright like this. लेकिन अब आपने यहाँ से इसको धागे से बांध करके यहाँ नीचे बांध दिया है और धागा छोटा है, रेडियस से कम है, ये रेडियस है, एंड सिंस द स्ट्रिंग इज लेसर इन लेंथ कंपेयर्ड टू द रेडियस, तो ये हेमिस्फीयर थोड़ा सा ऐसे टिल्ट हो जाएगा। और टिल्ट होने के बाद जब धागा बांध रखा है तो ये वापस से रिस्टोर करने की कोशिश करेगा अपने आप को इस पोजीशन पे, लेकिन ये धागा इसको जाने नहीं देगा। तो इसमें क्या हो जाएगा, धागे में टेंशन पैदा हो जाएगी। So this string is holding the hemisphere in a tilted position and thereby it induces a tension in itself. ठीक है, और अपन को यही पता करनी है, find the tension in the string. और इसमें क्या क्या पैरामीटर दे रखे हैं, रेडियस ऑफ हेमिस्फीयर r अपने पास में है, लेंथ ऑफ स्ट्रिंग l अपने पास दिया हुआ है, और वेट ऑफ द हेमिस्फीयर। इन 3 पैरामीटर्स को ही यूज करना है और इनको यूज करते हुए आपको टेंशन इन स्ट्रिंग पता करनी है। दिस इज अ वेरी गुड क्वेश्चन। ये क्वेश्चन आपके 9th क्लास से लेकर के ज्योमेट्री के सारे कॉन्सेप्ट अंदर ले लेता है, आपके काइनेमेटिक्स काइनेटिक्स के जो कॉन्सेप्ट, आपके इक्विलिब्रियम के कॉन्सेप्ट को पूरा अंदर ले लेता है, फ्री बॉडी डायग्राम को ले लेता है, ये पूरी टेस्टिंग कर लेता है। ये क्वेश्चन अपने आप में बहुत सॉलिड क्वेश्चन है। और आपको पहले ही बता दूं, एक इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन तो ये है, जैसा अपन पहले ही प्रेडिक्ट करते हैं कि आरटीयू के प्रोफेसर हैं डॉक्टर डीपी शर्मा। तो डीपी शर्मा जी की जो बुक है अपन लोग जो रेफर कर रहे हैं, उसमें से क्वेश्चंस के डायरेक्ट उठ के आने के अच्छे चांसेस रहते हैं हमेशा। और आपको ये भी बता दूं, ये जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 2, ये कम से कम भी तो 3 से 4 बार आरटीयू में रिपीट हो चुका है, सेम डिट्टो क्वेश्चन। आई एम नॉट सेइंग दैट दिस विल अगेन बी रिपीटेड, वी डोंट नो, लेकिन रिपीटेशन ऑफ क्वेश्चंस इज अ कॉमन फिनोमेनन इन आरटीयू पेपर्स। तो ये क्वेश्चन पेपर का सॉल्यूशन जो अपन अभी कर रहे हैं, दिस इज अ वेरी गुड एक्सरसाइज एंड एवरीबॉडी शुड गेट इन्वॉल्वड इन दिस। एक बार देख लें अपने पास कितने स्टूडेंट्स हैं अभी। ओके, अब सबसे पहले तो ये बताओ, धागा बांध रखा है, हेमिस्फीयर टिल्टेड पोजीशन में स्टक हो गया है,
यहाँ पर टेबल के साथ में इसका कॉन्टैक्ट है। ये प्रॉब्लम एक इक्विलिब्रियम की प्रॉब्लम है या नहीं? डू यू एग्री दैट दिस प्रॉब्लम इज अ प्रॉब्लम ऑफ इक्विलिब्रियम? यस सर, इक्विलिब्रियम की है। ठीक है ना? तो अगर कोई चीज मूव नहीं कर रही है तो आप ये समझ लेना कि समेशन ऑफ फोर्सेस एक्टिंग ऑन द बॉडी इक्वल टू जीरो लगेगा, एंड द समेशन ऑफ मोमेंट्स of the forces taken about any point in the system will also be zero. तो कुल मिलाकर के आपको एक फोर्स पता करनी है टेंशन की। अब इस फोर्स को पता करने के लिए इक्विलिब्रियम की कंडीशंस को यूज करना है, दैट्स ऑल। ठीक है। अब अपन क्या काम करते हैं, क्योंकि अपन को फोर्सेस पता नहीं है इसमें कौन कौन सी लग रहे हैं, तो सबसे पहले वी विल ड्रॉ द फ्री बॉडी डायग्राम। ऑलवेज रिमेंबर, ये चीज अच्छी तरह से याद रख लो, whenever a problem of equilibrium comes like this, the best way to attempt that problem is to draw the free body diagram। ठीक है। इस प्रॉब्लम को कैसे अटेम्प्ट करना है, क्या टेक्निक है, ये डीपी शर्मा की मैं आपको बता देता हूँ। प्रॉब्लम नंबर 1.6 है, जस्ट रेफर प्रॉब्लम 1.6 फ्रॉम डीपी शर्मा, इसको नोट कर लो आप। लेकिन डीपी शर्मा की किताब में जाओगे तो ठीक है, उसमें तो एक कंस्ट्रक्शन वंस्ट्रक्शन उन्होंने करके दे रखा है, लेकिन मुद्दे की बात यह है कि आपको कैसे पता लगेगा कि भाई डीपी शर्मा ने जो कंस्ट्रक्शन वगैरह किया है, आप वो शुरुआत कहाँ से करनी है, हाउ हाउ विल यू गेट द इंट्यूशन कि भाई मुझे क्या पता कैसे कंस्ट्रक्शन करना है। डीपी शर्मा ने तो इंट्रिकेटली उसमें परपेंडिकुलर बना दिए, कंस्ट्रक्शंस कर दिए, कहीं कहीं से कुछ ज्वाइन कर दिया, लेकिन आपको कैसे इंट्यूशन मिलेगा कि भाई प्रॉब्लम सामने आ जाए और ऐसी कोई दूसरी प्रॉब्लम बन के आ जाए, तो करना क्या है, कहाँ से शुरू करना है? तो सबसे पहला तरीका यही है, इसको सही तरीके से अटेम्प्ट करने का मेथड यही है। पहले आइडेंटिफाई करो कि आपके सिलेबस के कौन से पार्ट से है ये क्वेश्चन। ठीक है, इसका हिंट आपको कहीं पे भी इसमें नहीं मिलेगा। पुराने पेपर के पैटर्न के हिसाब से तो पता लग जाता था कि भाई कौन से मॉड्यूल से क्वेश्चन उठा करके दिया हुआ है, लेकिन इसमें तो आपको प्रॉब्लम डायरेक्टली स्टेट कर देंगे और आपको खुद को पता होना चाहिए काइनेटिक्स का है, काइनेमेटिक्स का है, इक्विलिब्रियम का है, वर्चुअल वर्क का है। यू हैव टू यूज योर ओन इंट्यूशन। तो अब चूंकि ये एक इक्विलिब्रियम की क्वेश्चन है और पूछा क्या है, फोर्स पूछी गई है, टेंशन पूछा गया है, तो ये 100% इक्विलिब्रियम ऑफ फोर्सेस और मोमेंट्स की एप्लीकेशन से सॉल्व हो जाएगी, ये तो पक्की बात है। अब अपन देखते हैं कि इसके अंदर फ्री बॉडी डायग्राम कैसे बनाना है इसका। ठीक है, फ्री बॉडी डायग्राम का क्या मतलब होता है, लेट मी रिमाइंड यू। फ्री बॉडी डायग्राम is the depiction of all the external forces acting on the body। तो इसमें फ्री बॉडी डायग्राम किसका बनाओगे, हेमिस्फीयर का बनाओगे। तो अब आपको हेमिस्फीयर पे लग रही सारी एक्सटर्नल फोर्सेस को उनकी करेक्ट लोकेशंस पे ड्रॉ करना है, दैट इज कॉल्ड एज फ्री बॉडी डायग्राम। तो अब मैं एक फ्री बॉडी डायग्राम अटेम्प्ट कर रहा हूँ इसका। ठीक है, ये एफबीडी अगर आपने सही बना ली तो आपकी प्रॉब्लम आधी सॉल्व हो गई है, समझ लेना। अब इसमें ये जमीन बनाना भी कोई जरूरी नहीं है आपके लिए, लेकिन जमीन को एक रेफरेंस लाइन के तौर पे आप जरूर ले सकते हैं। नाउ लेट मी ड्रॉ द हेमिस्फीयर। ये मैंने हेमिस्फीयर, दिस इज द सेंटर ऑफ द हेमिस्फीयर। ठीक है, अब यहाँ पे धागा आपको नहीं बनाना है, यू जस्ट हैव टू ड्रॉ द फोर्स ऑफ टेंशन एक्सर्टेड बाय द स्ट्रिंग। अब मेरे को ये बताओ, ये टेंशन जो मैं बना रहा हूँ, इसका एरो ऊपर को रखूं या नीचे को रखूं? भाई टेंशन जो एक्ट कर रही है वो एक ही डायरेक्शन में करेगी, आप दोनों तरफ को नहीं बना सकते। सर नीचे। नीचे को क्यों, क्या रीजन है आपने नीचे का डायरेक्शन सेलेक्ट किया? क्योंकि सर वो रेडियस बड़ी है तो वो आगे की तरफ होने की कोशिश करेगा, और टेंशन नीचे की तरफ लग रहा है तो वो पीछे की तरफ खींच रहा है इसको टेंशन। नहीं, ये तो वो रीजन, इसका इक्वल हो रीजन सकता ये है कि आप चूंकि एफबीडी हेमिस्फीयर का बना रहे हो, तो हेमिस्फीयर के एफबीडी में हेमिस्फीयर पे लग रही फोर्सेस को लगाना पड़ेगा। अगर मैं आपसे ये पूछूं
कि जमीन के ऊपर कौन सी फोर्स लग रही है, तो आप टेंशन ऊपर को बनाओगे। और अगर मैं आपसे पूछूं कि हेमिस्फीयर पे कौन सी फोर्स लग रही है, तो आप टेंशन नीचे को बनाओगे। दिस इज द रीजन। भाई धागा जो है जमीन को ऊपर खींच रहा है, और धागा जो है हेमिस्फीयर को नीचे खींच रहा है। तो अपन चूंकि एफबीडी हेमिस्फीयर का बना रहे, तो इसीलिए अपन को टेंशन नीचे को बनानी पड़ेगी। तो ये डिपेंड करता है कि किसकी बात की जा रही है। अगर जमीन की बात करता तो टेंशन ऊपर को बनाते, और अगर हेमिस्फीयर की बात करता हूँ तो टेंशन नीचे को बनेगा। तो द डायरेक्शन ऑफ फोर्सेस इज ऑल्सो इम्पोर्टेंट। अगर आपने एफबीडी तो बना दिया और धागे में टेंशन भी बना दी, लेकिन गलती से धागे का टेंशन अगर आपने ऊपर बना दिया, तो ये पूरी प्रॉब्लम गलत हो जाएगी आपकी। ठीक है, सो द डायरेक्शन ऑफ फोर्स इज ऑल्सो इम्पोर्टेंट। अब आपको मैंने रीजन भी बता दिया कि टेंशन नीचे को क्यों बनेगी आपकी। सो वन फोर्स इज देयर। और बताओ और कौन सी फोर्सेस हैं इस पे, हेमिस्फीयर पे एक्ट करने वाली कौन सी एक्सटर्नल फोर्सेस और। सर रिएक्शन फोर्स। बिल्कुल, रिएक्शन फोर्स भी आएगी। तो इसका मतलब है कि रिएक्शन फोर्स आएगा इसके पॉइंट ऑफ कांटेक्ट विथ द ग्राउंड पे। ठीक है, अब देखो यहाँ पर एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट आपके क्लियर होगा। मैं ये क्लेम कर रहा हूँ कि रिएक्शन की जो फोर्स इस पे लगेगी, ये ऐसी लगेगी कि अगर मैं इस ग्राउंड के परपेंडिकुलर खींचता हुआ ले जाऊं, तो ये इस हेमिस्फीयर के सेंटर से जरूर पास होगी। ये शर्तीय रूप से तय बात है। नाउ हाउ एम आई सो कॉन्फिडेंट अबाउट दिस? क्योंकि अगर आपने यहाँ पर गलती कर दी तो फिर ये क्वेश्चन सॉल्व नहीं होगा। और एक बात मैं आपको बता दूं कि ये जो क्वेश्चन है, ये एक एवरेज स्टूडेंट सॉल्व कर पाए इसकी कोई गारंटी नहीं है। दिस इज अ वेरी वेरी हाई क्वालिटी क्वेश्चन। अब इसमें मैं जब आपको समझाता जाऊंगा तो आपको पता लग जाएगा कॉन्सेप्ट्स कितने ज्यादा इसमें इंट्रिकेटली इन्वॉल्व है। चलो अपन कंटिन्यू कर रहे हैं। मेरा क्वेश्चन तो ये है कि भाई आप एज्यूम करो आप एग्जाम में बैठे और ये क्वेश्चन अटेम्प्ट कर रहे हो, आपने यहाँ तक भी बना दिया। ठीक है, ये हेमिस्फीयर बना दिया, ये जमीन बना दी, और ये टेंशन भी आपने नीचे को बना दी, यहाँ तक सही कर दिया। अब ये कितने लोग गेस कर पाएंगे कि जो रिएक्शन है वो इस सेंटर से पास होगी? क्या पता आप सेंटर वेंटर सब बना दो और उसके बाद रिएक्शन को रैंडमली ऐसे बना दो। हाउ डू यू नो दैट द रिएक्शन फोर्स इज डेफिनेटली गोइंग टू पास थ्रू द सेंटर एंड नॉट फ्रॉम एनीवेयर एल्स? क्योंकि अगर आपने सेंटर से इसको पास नहीं कराया, तो आप इसके आगे की जो ज्योमेट्री कंस्ट्रक्ट करने जा रहे हैं अपन, ये पूरी की पूरी नेस्तनाबूद हो जाएगी। इट विल ऑल बी डिस्ट्रॉयड, नथिंग विल मेक सेंस। तो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट कि आप 100% गारंटी से कह सकते हो कि इस हेमिस्फीयर को कहीं पे भी झुका लो, कितना भी झुका लो, लेकिन जिस जगह पर रिएक्शन लगेगी वो हमेशा उसका लाइन ऑफ एक्शन हेमिस्फीयर के सेंटर से पास करेगा। नाउ व्हाट लॉ और व्हाट लॉजिक एम आई यूजिंग टू क्लेम दैट दिस इज ट्रू? ये बताओ एनीबडी। और ये जो कॉन्सेप्ट है मैं आपको ये भी बता दूं, ये मैकेनिक्स का कॉन्सेप्ट नहीं है, ये 9वीं क्लास के क्वेश्चन का कॉन्सेप्ट है। Concepts of geometry that you have learned in your 9th class in school. Try to recall which property of a circle or a semicircle tells you that this is going to happen. Normal reaction का line of action हेमिस्फीयर के सेंटर से पास होगा। सर कोई भी सर्कल या फिर हेमिस्फीयर में जो फोर्सेस होते हैं वो हमेशा सेंटर की तरफ पॉइंट करके वो होते हैं। ऐसा कोई नियम आपको 9वीं क्लास में नहीं पढ़ाया था। 9वीं क्लास में आपको सिर्फ ये कॉन्सेप्ट पढ़ाया था कि एक सर्कल बनाओ, और एक सर्कल का कहीं पर भी अगर आप एक टेंजेंट बनाते हो, और अगर आप सेंटर से उस टेंजेंट और सर्कल के पॉइंट ऑफ कांटेक्ट को ज्वाइन करते हो, तो वो जो रेडियस है वो हमेशा उस टेंजेंट के परपेंडिकुलर होगा। गॉट इट? ये कॉन्सेप्ट तो 9th में पढ़ा था ना आपने? यस सर, पढ़ा था। अब इस कॉन्सेप्ट का उल्टा भी सच है। क्या कॉन्सेप्ट का उल्टा सच है?
if I draw a circle and I randomly take a tangent to the circle at any point, and if I draw a perpendicular to the tangent from the point of contact, then this perpendicular or the normal to the tangent will definitely pass through the center of the circle. ये दोनों एक ही बात हुई कि नहीं हुई? यहाँ पर मैंने बोला कि आप एक टेंजेंट बनाओ और सेंटर से टेंजेंट पे परपेंडिकुलर ड्रॉप करो, तो वो उसी पॉइंट पे बैठेगा जहां पे सर्कल और टेंजेंट का कांटेक्ट हो रहा है। और इस बात को उल्टा कहूं तो ये है कि आप टेंजेंट बना दो और टेंजेंट और सर्कल के पॉइंट से टेंजेंट का नॉर्मल ड्रॉ करो, तो वो नॉर्मल 110% सेंटर से पास हो। गॉट इट? ये क्लियर हो गया आपको? यस सर। इस कॉन्सेप्ट को यूज करते हुए मैं ये क्लेम कर सकता हूं, क्योंकि हेमिस्फीयर का जो फ्रंट व्यू है वो एक सेमी सर्कुलर प्रोफाइल है। सेमी सर्कुलर प्रोफाइल का मतलब इट्स अ पार्ट ऑफ अ सर्कल, और अगर सर्कल को मैं एक हॉरिजॉन्टल फ्लोर पे रेस्ट करवाऊं, तो ये हॉरिजॉन्टल फ्लोर और कुछ भी नहीं है, इट इज अ टेंजेंट टू द सर्कल। और अगर मैं नॉर्मल रिएक्शन की बात करूं, नॉर्मल रिएक्शन इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द सरफेस ऑफ कांटेक्ट। तो एक तरह से ये जो रिएक्शन की जो फोर्स की जो लाइन ऑफ एक्शन है, ये आपके इस टेंजेंट की नॉर्मल हो गई कि नहीं हो गई? और अगर इस टेंजेंट के कांटेक्ट पॉइंट पे नॉर्मल अगर मैं ड्रॉ कर रहा हूं, तो ये सेंटर से पास होगी कि नहीं होगी? 100% होगी। मान लिया आपने बात? बताओ। यस सर। ठीक है, तो अब अपन को दो फोर्सेस मिल गई है, एक तो रिएक्शन मिल गई और अपन ने उसको सेंटर से पास करा दिया, और आपने टेंशन नीचे को बना दी। रिएक्शन इज अपवर्ड, टेंशन इज डाउनवर्ड। और कोई फोर्स है कि इसमें? एम जी। बिल्कुल सही कहा। अब ये बताओ, ये एम जी कहां से एक्ट करेगा? हेमिस्फीयर दे दिया आपको, कहीं से भी थोड़ा पास नहीं हो सकती ना। जैसे अगर मैं कोई बॉक्स बनाता हूँ, तो एम जी कहाँ पे लगेगा? बॉक्स के सेंटर पे लगेगा। अगर मैं पूरा एक स्फीयर बनाता हूँ, तो एम जी कहाँ से एक्ट करेगा? सेंटर से एक्ट करेगा। अगर मैं सर हेमिस्फीयर बनाता हूँ, तो कहाँ से एक्ट करेगा? सेंटर से ही करेगा। हेमिस्फीयर के सेंटर से नहीं, हेमिस्फीयर के सेंट्रॉइड या सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑफ हेमिस्फीयर से लगेगा। ठीक है? अगर मैं एक स्फीयर लेता हूं, तो उसका ज्योमेट्रिक सेंटर ही उसका सेंट्रॉइड या सेंटर ऑफ ग्रेविटी है। लेकिन अगर मैं इसको दो हेमिस्फीयर्स में स्प्लिट कर देता हूं, तो इस हेमिस्फीयर की सेंटर ऑफ ग्रेविटी क्या ये सेंटर ही है क्या? आप बताओ। नहीं सर। नहीं है। तो अब यहाँ पर आपको एक चीज और याद करनी पड़ेगी। ये क्वेश्चन मैंने जैसा कहा था, इट्स अ वेरी कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन, और इस क्वेश्चन में अब दूसरा नया कॉन्सेप्ट आ जाता है कि हेमिस्फीयर का सेंट्रॉइड कहां पर है। ये फॉर्मूला याद होना चाहिए आपको। तो नाउ टेल मी, कैन यू रिकॉल फ्रॉम योर लेसन्स ऑफ सेंट्रॉइड एंड मोमेंट ऑफ इनर्शिया कि हेमिस्फीयर जो कि सॉलिड बॉडी है, मैं आपको सेमी सर्कल की बात नहीं बोल रहा हूँ, मैं हेमिस्फीयर की बात कर रहा हूँ, विच इज अ सॉलिड, दिस वन, इसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी या सेंट्रॉइड कहाँ होता है? किसी को पता है क्या? 4 पाई r² ऐसे कुछ था शायद। नो नो, 4 पाई/r²। वो सेमी सर्कल की बात कर रहा, आर स्क्वायर नहीं आता, 4/3r, 4 पाई/3r ऐसा कुछ आता है। आई माई सेल्फ डोंट रिमेम्बर। लेकिन अब मैं आपको ये बता देता हूँ, हेमिस्फीयर का जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी है, वो हेमिस्फीयर के इस सेंट्रल पॉइंट से एक परपेंडिकुलर लाइन के अलोंग अगर आप चलो, तो 3r/8 की हाइट पे। नाउ दिस इज अनदर थिंग दैट यू हैव टू रिमेम्बर, ये याद रखना पड़ेगा, और अगर ये नहीं आता तो भी ये क्वेश्चन सॉल्व नहीं होगा। तो एनीवे, अपन ये मान लेते हैं कि आपको ये याद है। तो इसलिए अब एक बात अभी मैं यहाँ पे आपसे वापस से रिक्वेस्ट करूंगा, आई विल रिक्वेस्ट यू वंस अगेन, गो टू द चार्ट ऑफ स्टैंडर्ड center of gravity of standard geometries: rectangle, sphere, circle,
सेमी सर्कल, क्वार्टर सर्कल, फिर सॉलिड बॉडीज, रॉड, स्फीयर, हेमिस्फीयर, क्यूब, कोन, इन सब चीजों की जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी की लोकेशन की फॉर्मूले, वो डेरिवेशन से तो आपको आने ही चाहिए, और उसके अलावा याद भी होने चाहिए स्टैंडर्ड क्वांटिटी। तो ये रट लो, ठीक है। ये चार्ट्स जो हैं ये मैंने आपको नोट्स में कहीं ना कहीं प्रोवाइड कर रखी है, या फिर नोट्स को तो छोड़ो, जो भी टेक्स्ट बुक उठाओगे उसमें हर टेक्स्ट बुक में कहीं ना कहीं पे सेंट्रॉइड के चैप्टर के एंड में ये चार्ट्स आपको मिल जाएंगे। उन चार्ट्स में जाकर के रटनी है यहाँ, ठीक है। तो अब आप ये रट लो कि वेयर इज द सेंट्रॉइड और सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑफ a hemisphere? It is at a location 3r/8 in height above the geometric center of the hemisphere. यहाँ पर इसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी CG लोकेटेड है, और यहाँ से इसका mg एक्ट करेगा। तो इस इंफॉर्मेशन को भी अपन ले लेते हैं और आगे चलते हैं कि भाई अब अपन को तीसरी फोर्स बनानी है जो कि mg है। अब वो कहाँ से एक्ट करेगा? अब हेमिस्फीयर तो टेढ़ा है, तो मैं क्या करूंगा, इस रेडियस से ऊपर को परपेंडिकुलर यूं चलूंगा, देखो यूं जाऊंगा ना हमने, और यहां से यूं मेजर करूंगा 3r/8, लाइक, और यहां एक लोकेशन मिलेगी मुझे, इससे एक्ट करेगी mg। तो थोड़ा सा और मैं आगे को बना देता हूँ ताकि ये फिगर थोड़ा सा क्लस्टर्ड ना लगे अपने को, ठीक है। तो आई विल सिंपली ड्रॉ अ डॉटेड लाइन लाइक दिस, और ये मान लेते हैं यहाँ कहीं है 3r/8, वरना ये क्या बिल्कुल r के पास आ जाएगा थोड़ा। Okay, now I am considering this as the centroid, and now mg will act downward, और mg नहीं है, अपन को पैरामीटर क्या दे रखा है वही लेना पड़ेगा। w is the weight of the hemisphere, तो अपन mg यूज ना करके सीधे क्या करेंगे, mg की जगह w यूज कर लेंगे। तो w is acting downwards, और ये जो डिस्टेंस डॉटेड बनाई है मैंने, ये मेरे को पता है, तो मैं इसको यहाँ पे मार्क कर लेता हूँ। दिस इज 3 times r/8। स्मॉल r अपन को पैरामीटर ऑलरेडी गिवन है, तो स्मॉल r अपन यूज कर सकते हैं। अब ये फ्री बॉडी डायग्राम बन गया। अब इस फ्री बॉडी डायग्राम से आपको ये t पता करना है। ये कैसे पता करें? अब आपको पता है कि t, w और r आपस में इक्विलिब्रियम में है। तो एक चीज तो मेरे को पता है, समेशन ऑफ ऑल फोर्सेस इक्वल टू 0, और तीनों ये फोर्सेस वर्टिकल डायरेक्शन में है। तो मैं एक काम करता हूँ, अपवर्ड फोर्सेस को पॉजिटिव मान लेता हूँ और डाउनवर्ड फोर्सेस को नेगेटिव मान लेता हूँ। तो समेशन ऑफ एफ कैसे लिखूंगा बताओ? ये जो इक्विलिब्रियम की इक्वेशन लिखी है तो कैसे लिखूं मैं बताओ? तीन फोर्सेस है, टी आर डब्ल्यू, टेक अपवर्ड एज पॉजिटिव, डाउनवर्ड एज नेगेटिव। बताओ जल्दी बताओ। w minus t। आर माइनस डब्ल्यू माइनस टी इक्वल टू 0, बस खत्म बात। क्या इस इक्वेशन से टी मिलेगी क्या आपको? भाई डब्ल्यू तो एक एक्सेप्टेबल पैरामीटर है, डब्ल्यू पैरामीटर आप यूज कर सकते हो। ये देखो क्या क्या अपन यूज कर सकते हैं, इसमें ऊपर नहीं लिखा है। आप डब्ल्यू यूज कर सकते हो, स्मॉल आर यूज कर सकते हो, और क्या क्या यूज कर सकते हो, स्मॉल एल दे रखा है, स्मॉल एल यूज कर सकते हो। बस ये तीन चीजें ही हैं आपको जो परमिटेड है पैरामीटर यूज करने के लिए। भाई इसमें नंबर तो है ही नहीं, वेट का, लेंथ का कोई भी न्यूमेरिकल क्वांटिटी तो दी नहीं है। तो अब आपको क्या करना पड़ेगा, यही करना पड़ेगा, डब्ल्यू आर और एल यूज कर सकते हो, टेंशन पता करना है इनके टर्म्स में। तो कैपिटल डब्ल्यू तो है, ये पता है क्या, रिएक्शन, नहीं पता ना? नहीं सर। तो अब आपको क्या करना पड़ेगा, इस इक्वेशन से काम नहीं चल रही तो एक दूसरी इक्वेशन बनानी पड़ेगी। और दूसरी इक्वेशन कौन सी बनाते हैं अपन, समेशन ऑफ मोमेंट इक्वल टू 0। कि भाई आप इस प्रॉब्लम में कोई सा भी पॉइंट चूज कर लो, कहीं पे भी, हवा में भी हो सकता है,
यहाँ हो सकता है, यहाँ हो सकता है, यहाँ हो सकता है, कहीं पे भी एक पॉइंट आप चूज कर सकते हो और उस पॉइंट के अबाउट सारे फोर्सेस का जो मोमेंट है वो जीरो आना चाहिए। दिस इज अनदर कंडीशन फॉर इक्विलिब्रियम। ठीक है, तो पहले इक्वेशन से बात नहीं बनेगी, इसको तो छोड़ दो अभी, मिटाओ मत। दिस इज वन इक्वेशन, लेट अस गो टू द अनदर इक्वेशन, समेशन ऑफ m इक्वल टू 0। लेकिन अब जैसे मोमेंट की बात आती है तो फिर एक प्रॉब्लम आ जाती है कि किस पॉइंट के अबाउट मोमेंट लिया जाए। ठीक है, अब देखो मेरे पास क्या क्या ऑप्शन है। एक तो मैं ये काम कर सकता हूं कि मैं इस वाले पॉइंट के अबाउट मोमेंट ले लूं। कौन सा? ये पॉइंट। अगर इस पॉइंट के अबाउट मोमेंट लेता हूं तो मेरा टी का तो मोमेंट जीरो हो जाएगा, क्योंकि टी जो है वो उसी पॉइंट से पास हो रही है, और फिर मेरी इक्वेशन बनेगी आर और डब्ल्यू में। क्या वो सफिशिएंट है मेरे लिए? यस सर। तो उससे तो आर और डब्ल्यू की इक्वेशन बनेगी, टी की तो इक्वेशन ही नहीं बनी, और चाहिए तो आपको टी। सर आर तो निकल जाएगा ना। अब मैं, चलो सही है, आप चाहो तो ये कर सकते हो, आर और डब्ल्यू की इक्वेशन निकाल करके आर निकाल लोगे, फिर आर को यहां सब्सटीट्यूट करोगे, फिर टी निकालोगे। ये कर रहे हो ना? हाँ अब सर। मैं एक ऑल्टरनेट बताऊं आपको। ऑल्टरनेट ये है कि आप टी पॉइंट के अबाउट मोमेंट लो ही मत ना, आप इस पॉइंट के अबाउट मोमेंट लो। अगर इस पॉइंट के अबाउट मोमेंट लिया तो आर का मोमेंट जीरो हो गया। अब जो इक्वेशन बनेगी वो टी और डब्ल्यू में बनेगी, तो उस एक इकलौते इक्वेशन से ही आपका सोल्यूशन मिल जाएगा और आपको इस इक्वेशन की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। समझ में आ रही है बात? यस सर। सो दिस इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट टू हैव एन इंट्यूशन कि भाई किस पॉइंट के अबाउट मोमेंट लेना ज्यादा बेहतर है। और मैं चाहूं तो इस सेंटर के अबाउट भी मोमेंट ले सकता हूं, तो मेरी टी और आर में इक्वेशन बनेगी। और मैं चाहूं तो इस पॉइंट के अबाउट भी मोमेंट ले सकता हूं, तो फिर वापस से मेरी टी और डब्ल्यू के बीच में इक्वेशन बनेगी। तो आपको एक ऐसा पॉइंट चूज करना चाहिए जिसमें कि अननेसेसरीली जो अननोन वेरिएबल्स हैं वो एलिमिनेट हो जाए। तो मैं आर निकालना चाहता ही नहीं हूं, मेरे को तो ऐसी चीज चाहिए जिससे सीधे सीधे टी निकल जाए, वो सबसे बेहतर है। तो मैं इस पॉइंट को चूज करना चाहूंगा जिसपे कि आर खुद मौजूद है, तो उसका मोमेंट ही जीरो हो जाएगा। ठीक है, so this is the logic that we are using. So taking moment of all the forces about this point या फिर about this line। ठीक है, अब जैसे मोमेंट की बात करी, अब मैं t का मोमेंट लूंगा तो मेरे को चाहिए t से एक परपेंडिकुलर लाइन। ये चाहिए ना मेरे को, कितने डिस्टेंस पर है t। सो लेट मी कॉल दिस डिस्टेंस एज x1। अब उसी तरीके से इस पॉइंट से पास होने वाली लाइन से मेरे को ये W फोर्स का परपेंडिकुलर डिस्टेंस चाहिए। तो लेट मी कॉल दिस एज x2। ठीक है, समझ रहे हो ना मैंने ये x1 x2 का कंस्ट्रक्शन क्यों किया? अब मैं यही समझा रहा था कि आप अगर किताब में जाओगे तो आपको ये सारा कंस्ट्रक्शन एक ही फिगर में एक साथ बना हुआ दिखेगा, एंड यू वुड नॉट अंडरस्टैंड कि ये कंस्ट्रक्शन क्यों किया गया। लेकिन अब देखो अपन फिगर में एक एक चीज जैसे जैसे जरूरत पड़ रही है उस हिसाब से लॉजिकली डालते जा रहे हैं, तो आपको समझ में आएगा कि भाई क्या कंस्ट्रक्शन है और क्यों है। ठीक है, तो ये x1 और x2 की डॉटेड लाइंस को मैंने क्यों कंस्ट्रक्ट किया? क्योंकि मैं अभी समेशन ऑफ मोमेंट इक्वल टू जीरो बनाना चाहता हूँ। और मोमेंट क्या है? मोमेंट चाहता है कि फोर्स को परपेंडिकुलर डिस्टेंस से मल्टीप्लाई किया जाए, तो वो परपेंडिकुलर डिस्टेंस मैंने कंस्ट्रक्ट किया है यहाँ पे। ठीक है, और अब वापस से मोमेंट्स के लिए आपको एक साइन कन्वेंशन लेना पड़ेगा कि मोमेंट या तो क्लॉकवाइज होता है या एंटी क्लॉकवाइज होता है, एंड जनरली we consider anti-clockwise to be positive and clockwise to be negative। तो यहाँ पर अपने को कोई बंदिश है नहीं, so let us go with the standard norm कि जो भी मोमेंट एंटी क्लॉकवाइज होगी वो पॉजिटिव है और जो भी मोमेंट क्लॉकवाइज होगी वो नेगेटिव है। और अपन कौन से पॉइंट के अबाउट मोमेंट ले रहे हैं? इस पॉइंट के अबाउट ले रहे हैं मोमेंट। ठीक है, तो अब मेरे को ये बताओ
तीन फोर्सेस हैं जिसमें कि आर फोर्स का मोमेंट तो जीरो हो जाएगा क्योंकि आर आपके मोमेंट के पॉइंट से ही पास हो रही है। अब बची दो फोर्सेस टी और डब्ल्यू, उनकी परपेंडिकुलर डिस्टेंसेस को मैंने x1 और x2 मेजर कर लिया, नाप लिया, लिख दिया। आप अब मेरे को सिर्फ ये इक्वेशन बना के देखो, समेशन ऑफ m इक्वल टू 0 करेक्टली बनवा दो। अब अपन को इस इक्वेशन की जरूरत नहीं है, इसको मिटा देते हैं क्योंकि अपन को पता लग गया कि मोमेंट की इकलौती इक्वेशन से अपना आंसर आ जाएगा। सर tx1 minus wx2 is equal to 0. ओके, लेट मी सी। आपने कहा t इंटू x1 माइनस w इंटू x2 इक्वल टू 0। ये बिल्कुल सही इक्वेशन है, ठीक है। और ऐसा इसीलिए क्योंकि W का इस पॉइंट के अबाउट जो मोमेंट आएगा वो इस तरह का रोटेशन आएगा, दैट इज क्लॉकवाइज, ठीक है। तो इसलिए नेगेटिव ले लिया आपने। ओके, अब T जो है नीचे को अलाइंड है, तो T का इस पॉइंट के अबाउट जो मोमेंट आएगा वो इस तरह से रोटेट करेगा, यानी कि एंटी क्लॉकवाइज है, तो T का मोमेंट पॉजिटिव। ओके, अब ये इक्वेशन बना ली आपने। अब इस इक्वेशन से चीज तो पता लग जाएगी क्योंकि इसमें आपको T चाहिए, W ऑलरेडी नोन पैरामीटर है, यहाँ पर गिवन है आप, ठीक है। लेकिन अब बस सिर्फ इतनी सी दिक्कत है कि आप किसी तरीके से x1 और x2 का पता, ठीक है। जस्ट हैव टू फाइंड x1 एंड x2। अब x1 और x2 को पता करने का काम सिर्फ ज्योमेट्री का, ठीक है। अब देखो ये ज्योमेट्री में कैसे कंस्ट्रक्ट कर रहा हूँ। मेरे को पता है कि ये x2 जो है, ये मैं अगर यहाँ पे बनाता हूँ तो इसको पता करने का कोई बहुत ज्यादा तरीका नहीं है। लेकिन अगर मैं इस पॉइंट से इधर को x2 बनाता हूँ तो ये लाइन की लेंथ तो सेम ही है, ये तो मानते हो आप, ठीक है। तो मैं इसको यहाँ बना करके x2 को यहाँ कंस्ट्रक्ट करता हूँ क्योंकि मेरे को यहाँ कम से कम एक ट्राइंगल तो मिल रहा है, तो आई एम टेकिंग दिस एज x2 और यहाँ पे इस पॉइंट से मैं इसको x बन गया। सो दिस इज द कंस्ट्रक्शन दैट आई विल यूज। अब इसको बाहर निकाल के ले आओ, आपको ये लेंथ पता है, दिस इज 3r/8 एंड दिस इज x2। अब अपन को कहीं पे कुछ एंगल्स का पता लग जाए तो अपन इसको यूज कर सकते हैं। अब देखो मैं कैसे यूज कर रहा हूँ इसको, ठीक है। ये लेंथ कितनी है, स्मॉल एल। ये स्मॉल एल है, ठीक है। ये लेंथ कितनी है, ध्यान से देख के बताना। एल प्लस आर, स्मॉल एल प्लस आर। यस सर, स्मॉल एल प्लस आर। बिल्कुल गलत, ध्यान से देखो फिगर को। अच्छा चलो ये बताओ ये लेंथ कितनी है, यहां से लेके यहां तक। व्हाट इज दिस, मैं इस लाइन की बात कर रहा हूँ, इस वाले लाइन। यार ये तो बहुत ही बुरी बात है। क्या है ये, रेडियस नहीं है क्या भाई? स्मॉल आर। ये तो यस सीधे सर। सीधे रेडियस है ना, हेमिस्फीयर के ज्योमेट्रिक सेंटर से हेमिस्फीयर के बाउंड्री पे एक लाइन कहीं पे भी बना दो वो सारी की सारी स्मॉल आर होगी, है कि नहीं? यस सर, आर माइनस एल। नहीं, मैं तो ये लेंथ पूछ रहा हूँ, ये टोटल लेंथ आर हुई, यस सर, ये तो रेडियस हो गई। तो ये लेंथ कितनी हुई? सर आर माइनस एल। ओहो, सॉरी सॉरी सर, ये वाली ये लेंथ। भाई ये एल जो है वो ये है, ये पूरा कितना है? तो आर ही हो गई। ये आर ही तो है यस सर, आर ही हो गई। भाई। ये देखो ना, ये लाइन, ये लाइन, और अगर ये आर है तो ये भी तो आर ही हुआ, और क्या होगा? यस सर।
अब अपन एक काम करते हैं, इस ट्राइंगल को अलग से कंस्ट्रक्ट कर लेते हैं ताकि अपने को कंफ्यूजन नहीं हो। ये जो ट्राइंगुलर पार्ट है ना, द ओनली पार्ट दैट वी वांट, दिस इज x1, दिस इज x2। ठीक है, अब इस ट्राइंगुलर पार्ट में मेरे को ये बताओ इसका कितना लेंथ है? अरे यार चिल्लाओ मत, क्लास कर। अब आपने ये तो एस्टेब्लिश कर लिया कि ये जो लेंथ है ये टोटल स्मॉल आर है। अब मैं ये जानना चाहता हूँ यहाँ से लेके यहाँ तक की जो लेंथ है जो अपने इस ट्राइंगल में अपीयर हो रही है, ये कितना है? स्मॉल आर माइनस एल। यस, नाउ L दिस small इज, r minus L. यस करेक्ट करेक्ट, ये है आर माइनस। ठीक है, ये लेंथ कितनी है? ये वाली, यहाँ से लेके यहाँ अंडर रूट। तक। मैं किसकी बात कर रहा हूँ, ध्यान से देखो, मैं इस लेंथ की बात कर रहा हूँ। ये नोन लेंथ है कि अननोन लेंथ है, ये बताओ। सर हेमिस्फीयर ये में देखो ये कहाँ आ रही आ रही तो है सर ये। है, ये स्मॉल आ रही है, Yes sir, तो आ दिस रही है. इज, है ना, तो ये भी स्मॉल आर हो गई, दिस इज आर। अब एल अलाउड पैरामीटर है, आर अलाउड पैरामीटर है, तो आपको ये वाली लेंथ आर पता है, ये वाली लेंथ आर माइनस एल पता है, क्या x1 पता कर सकते हो क्या? Yes यस sir. सर। कितना हो गया x1? व्हाट इज x1 बताओ? हाइपोटेनियस का स्क्वायर माइनस परपेंडिकुलर का स्क्वायर, आर अंडर रूट आर स्क्वायर माइनस एल का होल स्क्वायर। The whole square. ये क्लियर हुआ कि नहीं हुआ आपको? यस Yes सर, हो sir. गया। तो x1 पता लग गई, x1 आपके इस इक्वेशन में यूज हो रही थी, नाउ वी नो x1। अब अपन को सिर्फ एक ऐसा मैकेनिज्म चाहिए ज्योमेट्री से कि कहीं से आप x2 ले आओ। समझ में आ रही है ना कैसे अपन प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हैं? Yes sir. अब ये x2 चाहिए, ये लेंथ पता है क्या आपको? ये वाली, यहां से लेके यहाँ तक, ये लेंथ, यस सर 3r/8। ये 3r/8 है। ठीक है, अब ये लेंथ पता करने का कोई तरीका नहीं है, ये डोंट नो। ठीक है, ये वाली लेंथ, ये नहीं पता, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो एक दूसरी चीज मैं यूज करता हूँ, यहाँ पे 90 डिग्री है क्या, ये बताओ? यस सर। Yes बिल्कुल है। sir. ठीक है, यस सर। बिल्कुल 90 डिग्री है। अब मैं एक बात पूछ रहा हूँ, अगर मैं इस एंगल को थीटा लेता हूं, ठीक है, तो ये एंगल कितनी होगी? Sir 90 minus theta. ये 90 माइनस थीटा होगी। और अगर ये 90 माइनस थीटा है तो ये एंगल कितना है? थीटा। ये थीटा हो गई। Sir ये theta हो गई. ठीक है, अब देखो इस थीटा को यूज करके मैं एक काम कर सकता हूं, ये भी थीटा, ये भी थीटा। ठीक है, अब थीटा का साइन कितना है? व्हाट इज साइन ऑफ थीटा? इस वाले ट्रायंगल में, बड़े ट्रायंगल में साइन थीटा बताओ। Sir r minus L upon r. ठीक है, दिस इज r माइनस एल अपॉन आर। This must be equal to sin theta in the smaller triangle. ठीक है, Yes sir. अब यस स्मॉलर सर। ट्राइंगल में sin थीटा कितना है ये बताओ? Sir x2 upon 3r upon 8. बिल्कुल सही। क्या x2 निकल जाएगी अब? Yes sir. यस है ना, सर। r की और r की यहीं पे नमस्ते कर दो, तो x2 विल बिकम 3/8 टाइम्स r माइनस।
हुआ कि नहीं हुआ? हो गया अब सर। आपको अब आपको x1 मिल गया है, x2 मिल गया है। आप इन दोनों को यहाँ पर यूज करेंगे और इसको रीअरेंज करके टेंशन की वैल्यू निकालेंगे। मैं इस क्वेश्चन को यहीं पे छोड़ देता हूँ। आई विल सिंपली गिव यू द फाइनल आंसर। आप इसके आगे रीअरेंजमेंट और कैलकुलेशन करके चेक कीजिए क्या आपका आंसर ये आता है। T इज इक्वल टू 3W अपॉन टाइम्स R माइनस L अपॉन अंडर रूट ऑफ 2RL माइनस L स्क्वायर। इसको नोट कर लो। ये इक्वेशन नोट कर लो, x2 नोट कर लो, x1 नोट कर लो एंड नोट दिस इक्वेशन। तो ये जो प्रॉब्लम अपन ने अभी सॉल्व की, इसमें कितने सारे कॉन्सेप्ट यूज हो गए, और इस प्रॉब्लम को आप आपके खुद के ओपिनियन में क्या लगता है, अगर मैं आपको इसको इंट्रिकेटली ब्रेक डाउन करके अभी नहीं बताता तो आप इसको सॉल्व कर पाते क्या एग्जाम में? नो सर। तो अभी आप देख नो के सर। चल लो कि इस तरह का पेपर आता है आपका इंजीनियरिंग मैकेनिक्स का, और इसी कारण से बच्चे बहुत फेल होते हैं इस पेपर में। यू नीड टू डिवोट मोर टाइम टू इंजीनियरिंग मैकेनिक्स, वरना इसमें बैग लगेगी खूब सारी। और अभी जो पूरे टाइम मेरे साथ जिन्होंने क्लासेस को सीरियसली समझा, सुना और परस्यू किया, और इवन जो स्टूडेंट्स अभी प्रैक्टिस कर रहे हैं, उनके लिए मेरे को कोई डर नहीं। आपके एग्जामिनेशन जो इंटरनल मार्क्स हैं, आप लोगों के सबके 45 से ऊपर नंबर हैं, अधिकतरों के 99% ऑफ यू हैव 45 एंड अबव। बट it is very disappointing that many students have simply chosen to copy from others। और डिट्टो कॉपी इतने लेवल की कॉपीइंग है कि किसी ने एक्सेलरेशन की यूनिट मीटर पर सेकंड लिख रखी है गलत, तो पूरे के पूरे बैच ने उसको वैसा का वैसा कॉपी करके एक्सेलरेशन की यूनिट वही आंसर और मीटर पर सेकंड किया। मतलब इतने लेवल की कॉपी है, बस देख करके सिर्फ छाप दिया। मैंने अब इसके पीछे कोई तहकीकात नहीं की भाई किसने किसका कॉपी किया है। देयर इज नो वे टू फाइंड आउट। और ऑनलाइन क्लासेस में और ऑनलाइन जो एग्जाम्स हैं उसमें इससे ज्यादा कोई धरपकड़ कर भी नहीं सकते, बहुत मुश्किल है। लेकिन अब जो ऑफलाइन आपके एग्जाम्स होंगे उसमें जो लोग कॉपी करके काम चला रहे थे उनके अब बहुत बुरे दिन आने वाले हैं। दे आर गोइंग टू फेस अ लॉट ऑफ प्रॉब्लम। और आप देख लो, जिन लोगों को ये सारे कॉन्सेप्ट्स आते हैं, मोमेंट लेना आता है, ज्योमेट्री अच्छी तरह से सीखी हुई है, इक्विलिब्रियम का कॉन्सेप्ट भी पता है, वो भी नहीं कर सकते इस प्रॉब्लम को सॉल्व। तो उनका क्या हाल होगा जिन्होंने कोई पढ़ाई नहीं की पूरे सेमेस्टर। अभी भी टाइम है, अगर सुन रहे हैं वो लोग जिन्होंने अभी तक पढ़ाई स्टार्ट नहीं की, तो आई रिक्वेस्ट यू टू स्टार्ट योर स्टडीज, वरना भारी भारी मात्रा में सबके सब फेल होने के लिए तैयार हो। दिस सब्जेक्ट हैज नो मर्सी। इस तरह के क्वेश्चन आते हैं आपके। okay? चलो एनीवे, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3। ये डायरेक्ट क्वेश्चन है, इसके लिए अपन को कोई डिस्कशन की जरूरत नहीं है। डिराइव एन एक्सप्रेशन फॉर द लेंथ ऑफ क्रॉस बेल्ट। तो क्रॉस बेल्ट ड्राइव की बात कर रहा है, इसमें भी क्वेश्चन अधूरा है। क्रॉस बेल्ट का कोई मतलब नहीं होता, क्रॉस बेल्ट ड्राइव होती है। तो क्रॉस बेल्ट ड्राइव का डेरिवेशन आपको वैसे भी रटना है। ये कुछ ऐसी चीजें भी हैं जिसमें डेरिवेशन सारे रट के चले जाओगे तो इक्का दुक्का डेरिवेशन तो पक्का आते हैं। तो डेरिवेशन जितने भी आपके सिलेबस में हैं, I urge all of you to practice them and remember them correctly। अब इसमें क्रॉस बेल्ट का कोई फिगर नहीं है, सब फिगर विगर सब याद होना चाहिए आपको। यू हैव टू ड्रॉ द फिगर, उसके एंगल कैसे बनानी है, उसके ऊपर कंस्ट्रक्शन कैसा करना है, ये सारी चीजें आपको याद होनी चाहिए। तो ये क्वेश्चन छोड़ता हूँ, यू हैव टू डू इट योरसेल्फ। 10 नंबर का क्वेश्चन है। सो डेरिवेशन में जितना डिटेल लिखना है, कर्टेल योरसेल्फ अकॉर्डिंगली। ठीक है, 10 नंबर के हिसाब से ऐसा भी नहीं है कि 5 पन्ने तक डेरिवेशन ही चल रहा है आपका। जहां जहां जरूरत हो वहां पे एब्रिविएशन लेके शॉर्टकट में आप काम चलाएं। ठीक है, नाउ अनदर वेरी गुड क्वेश्चन।
A sphere is fired horizontally into a viscous liquid. ये देखो, ये एक बर्तन ले लिया जिसमें ये विस्कस लिक्विड यहाँ ऊपर तक भरा हुआ है, ठीक है, और यहाँ पर एक छोटा सा स्लिट है, छोटी सी ओपनिंग थी, और यहाँ पर एक छर्रा रखा हुआ है, डार्ट और समथिंग लाइक दैट, स्मॉल स्फीयर, ठीक है, और इसको गोली की तरह इसको दाग दिया गया। विस्कस फ्लूइड का मतलब आप ऐसा मान सकते हैं जैसे शहद भरा हुआ हो, कोई गाढ़ा गाढ़ा तत्व फ्लूइड, ठीक है, और 27 मीटर पर सेकेंड की वेलोसिटी से यू फायर्ड दिस इनटू द विस्कस फ्लूइड। नाउ व्हाट दे आर आस्किंग इज if it experiences a deceleration given by this expression, मतलब इस फ्लूइड की प्रॉपर्टी ऐसी है कि इसके अंदर से पास होने वाले किसी भी वस्तु के ऊपर ये इतना डिसिलरेशन लगाती है, ठीक है, where t is in seconds, कितना है, -6t मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। Determine the distance traveled by the sphere before it stops. तो 27 मीटर पर सेकेंड की रफ्तार से गोली मारी, विस्कस फ्लूइड के अंदर से सीधे जा रही है, एक्सेलरेशन का एक एक्सप्रेशन दे दिया है टी के टर्म्स में। ये देखते ही आपको ये समझ में आ गई कि एक्सेलरेशन इज नॉट कांस्टेंट। तो सबसे पहले तो मेरे को ये बताओ, ये जो क्वेश्चन है ये काइनेटिक्स का क्वेश्चन है या काइनेमैटिक्स का क्वेश्चन है? सर काइनेमैटिक्स का। काइनेमैटिक्स का क्वेश्चन, ठीक है, क्योंकि जिस क्वेश्चन में आपसे डिस्टेंस ट्रेवल्ड, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, टाइम टेकन, इस तरह की चीजें पूछी जाए और उसमें गिवन क्वांटिटीज भी वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, ऐसी चीजें हो जिसमें कहीं कोई फोर्स का मेंशन नहीं हो, तो वो काइनेमैटिक्स की प्रॉब्लम हो जाती है। और जैसे ही आपने ये डिटरमिन किया कि काइनेमैटिक्स की प्रॉब्लम है, तो सीधे आपको सबसे पहला इंट्यूशन उसमें जाना चाहिए ये चीजों पे, V is equal to U plus AT। काइनेमैटिक्स की 3 स्टैंडर्ड इक्वेशन जो कि हर स्टूडेंट को पता होनी चाहिए, V square minus U square is equal to 2AS and S is equal to UT plus half AT square। ये 3 इक्वेशंस काइनेमैटिक्स की स्टेपल इक्वेशंस हैं, बट ओनली व्हेन एक्सेलरेशन इज कांस्टेंट। और जहां पर एक्सेलरेशन कांस्टेंट नहीं होती, अब इस चीज को भी याद रख लो कि मैंने आपको उस टाइम पे जब ये काइनेमैटिक्स अपन पढ़ रहे थे, आई हैड स्पेसिफिकली रिमाइंडेड यू एट दैट टाइम आल्सो कि काइनेमैटिक्स की प्रॉब्लम में आपकी दो तरफ को झुकाव हो सकता है प्रॉब्लम का। एक तो है कि एक्सेलरेशन कांस्टेंट है, तब तो आप ये इक्वेशन फुल कॉन्फिडेंस से यूज करो, और एक सिचुएशन ऐसी है जिसमें एक्सेलरेशन इज नॉट कांस्टेंट, इन दैट केस नन ऑफ दिस इक्वेशंस इज वैलिड। तो अभी आपके काम नहीं है, तो अब क्या करोगे? काइनेमैटिक्स में याद करने की 3 ही इक्वेशंस, और ये तीनों इक्वेशंस आपके लिए अभी बैन हो गई है, और प्रॉब्लम काइनेमैटिक्स की है, डिस्टेंस पता करनी है, ठीक है। अब मैं आपको बताता हूं, इन द केस व्हेन एक्सेलरेशन इज नॉट कांस्टेंट, तो आपको करना क्या है? ये बल्कि मैं तो ये कहूंगा कि जब एक्सेलरेशन कांस्टेंट नहीं होती है तो वो प्रॉब्लम और आसान हो जाती है आपके लिए, इट्स इवन मच बेटर, क्योंकि अब आपको ये डिसाइड ही नहीं करना कि इसमें से कौन सी इक्वेशन यूज करनी है। पर करना क्या है, ये सिंपली से कि जब भी एक्सेलरेशन कांस्टेंट नहीं है तो मैं वेलोसिटी को हमेशा ds by dt लिखूंगा और एक्सेलरेशन को हमेशा dv by dt लिखूंगा। बस इतने से मैं काम करता हूँ। लेट मी शो यू द स्क्रीन। When acceleration is not constant, only these two equations will be used. That's all. कहानी खत्म। अब आपको क्या पता करना है? डिस्टेंस ट्रेवल्ड पता करना है, s पता करना है, ठीक है, यही पता करना है ना। ये देखो, फाइंड द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बिफोर इट स्टॉप्स, यानी कि ये गोली जब सीधे चलते हुए 27 मीटर पर सेकंड से तो दागी गई, लेकिन अब इस पर डिसेलरेशन हो रहा है, और डिसेलरेशन के चलते धीरे धीरे ये स्लो होती जाएगी, आगे को चलते चलते एक ऐसी जगह पे आकर के रुक जाएगी जहां पे वेलोसिटी 0 हो जाएगी। तो आपको ये डिस्टेंस पता करना है s।
कि कितनी दूर जाकर के ये गोली रुकेगी, और अपने पास यूज करने के लिए अब सिर्फ यही दो इक्वेशन है, और इसमें s पता करना है। और कब एक्सेलरेशन जब कांस्टेंट नहीं होती है तो इसका सिंपल स्ट्रेट फॉरवर्ड मेथड है, जिसमें ब्लाइंडली आपको यही करना है जो मैं अब करने जा रहा हूँ। So please note it and remember, in all cases where acceleration is not constant, you make use of these two equations and then proceed like this. अब ds को लिखो dt, ठीक है, और acceleration इसमें dv को लिखो acceleration into dt। ये क्लियर हो गया? ये तो कर ही सकते हो आप, ठीक है। यस सर। अब s निकालना है तो इंटीग्रेट योर ds फ्रॉम 0 to s, या 0 to s नहीं है तो और जनरल तरीके से लिख लो s1 to s2, और उसी के हिसाब से राइट साइड में जो इंटीग्रेशन आएगा दिस विल बी इंटीग्रल ऑफ v dt फ्रॉम t1 to t। भाई जिस पे d लगा होता है, जो लिमिट लगती है वो उसी की लगती है। जैसे ds है तो s1 से s2, dt है तो t1 to t, ठीक है। अब उसी तरीके से दूसरी जो इक्वेशन है, हाँ क्या बोल रहे हो? आपने लिमिट S1 से S1 ही कर रखी है। सॉरी s2, ठीक है, s2 कर देंगे। अब dv वाले को क्या करोगे? अगर आपको वेलोसिटी पता करनी है तो यू विल हैव टू इंटीग्रेट dv फ्रॉम v1 to v2, V2 and this will be a into dt from t1 to v, ठीक है। अब आपको यही काम करना है, जब भी एक्सेलरेशन कांस्टेंट नहीं हो तो आपको इसी चीज का यूज करके अपना आंसर निकालना है। तो आपको s की तलाश है, ठीक है। चलो अब अपन चल, हाँ सर ये डेफिनेट इंटीग्रल ही करना होता है क्या हमेशा? डेफिनेट इंटीग्रल नहीं करोगे तो आपको एक कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन निकल के आएगा, फिर वो निकालने के लिए कोई कंडीशन पता होनी चाहिए। ऐसा भी हो सकता है कि डेफिनेट इंटीग्रल नहीं हो, लेकिन अभी जैसा अपना ये जो प्रॉब्लम है ये डेफिनेट इंटीग्रल की बनेगी। देखते जाओ कैसे पता लगता है अपने को। अपन को s चाहिए, डिस्टेंस चाहिए ना, तो डिस्टेंस क्या चीज देगी अपन को? अपन को ये इक्वेशन पता है, ठीक है। तो अपन क्या करते हैं, इस पॉइंट को तो डिस्टेंस 0 मान लेते हैं, s इज इक्वल टू 0। यहाँ से स्टार्ट हो रही है गोली और यहाँ तक गई, यहाँ पर डिस्टेंस को s मान लेते हैं, ठीक है। तो अपना इंटीग्रेशन अब कैसे चेंज हो जाएगा? ds का इंटीग्रल हो गया 0 से लेके s डिस्टेंस तक इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ वेलोसिटी इनटू dt हो गया t1 टाइम से t2 टाइम। अब इसमें मैं ये भी कह सकता हूं, जिस टाइम पे गोली को यहां से छोड़ा गया, इस पे मैं t को कितना ले सकता हूं? मैं ये मान लेता हूं कि यहाँ टाइम स्टार्ट है, सो आई विल टेक t1 इक्वल टू 0 ठीक है। यस सर। अब मेरे को अगर s पता करना है तो अभी ये v पता होना चाहिए। v का एक्सप्रेशन तो है ही नहीं मेरे पास, भाई v भी वेरिएबल है। गोली की जो वेलोसिटी है वो अंदर से चलते टाइम कोई कांस्टेंट थोड़ी है कि मैं सीधे कहीं से पता करके इंटीग्रेट कर दूं, नहीं। तो अब मेरे को वेलोसिटी का एक्सप्रेशन चाहिए, देन आई विल मेक यूज ऑफ दिस इक्वेशन। यस अब सर। मेरे को ये पता है इंटीग्रल dv, अच्छा अब v1 कितना है? इनिशियल वेलोसिटी v1 कितना है? 27 मीटर पर सेकंड। यस, v1 इज 27, ये v1 है। तो अब अपन क्या करेंगे, v1 को तो यहाँ पे 27 लिख देते हैं और फाइनल वेलोसिटी को 0 है। यस यस लेकिन अभी अपन को एक वेलोसिटी का एक्सप्रेशन चाहिए ना, यस और सर। अभी यहाँ पर v लिख देते हैं ओके सर। इक्वल टू इंटीग्रल टाइम वही है t1 0 और टाइम t2 की जगह मैं t लिख देता हूँ। तो मैं ये देख रहा हूँ कि वेलोसिटी और टाइम का क्या रिलेशन निकल के आता है, और एक्सेलरेशन का क्या एक्सप्रेशन दे रखा है, इट इज -60। तो -60 ले लो एक्सेलरेशन इनटू dt। अब जल्दी से इसको इंटीग्रेट करो, इस वाले बताओ क्या आता है। पहले लेफ्ट साइड का इंटीग्रेशन करते हैं, dv का हो जाएगा v
v माइनस 20 पे लिमिट लग देगी 27 नीचे और ऊपर लगेगा b इक्वल टू, राइट साइड बताओ। सर माइनस 3t स्क्वायर। ठीक है, तो ये 3 आ गया, यानी कि -3t² पे लिमिट लगेगी 0 से लेकर के। अब इन दोनों को सॉल्व करो, ये हो जाएगा b माइनस 27 b माइनस 27 इक्वल sir. टू -3t² माइनस 0। 0। ठीक है, यस सर। अब इस इक्वेशन को मैं अगर एक इक्वेशन के फॉर्म में लिखूं तो v बिकम्स इक्वल टू 27 माइनस 3t स्क्वायर माइनस 3t स्क्वायर। ये मेरा वेलोसिटी का एक्सप्रेशन आ गया। ठीक है, अब आप इस वेलोसिटी के एक्सप्रेशन को ले जा करके यहां पर यूज कर सकते हैं, लेकिन अब अपन को एक चीज और करनी पड़ेगी, ये t2 कैसे पता करें अपन। इस t2 का मतलब क्या है, आपको डिस्टेंस तब पता करनी है जब वेलोसिटी 0 हुई थी। तो क्या वो इस इक्वेशन से मैं पता कर सकता हूं कि कितने टाइम पे वेलोसिटी 0? यस सर। इसमें v को 0 रख दो। सो सब्सटीट्यूटिंग v एज 0 आई गेट 27 माइनस 3t² इक्वल टू 0। तो t कितना आता है बताओ। थ्री 3 सेकेंड। 3 ठीक है, seconds. तो अब मेरे को ये पता लग गया कि एट t इज इक्वल टू 3 सेकेंड्स वेलोसिटी विल बिकम 0। तो नाउ यूजिंग दीज टू क्वांटिटीज दैट आई हैव ऑब्टेन्ड हियर, v का मेरे को एक्सप्रेशन मिल गया और t की वो वैल्यू मिल गई जिस पे v 0 होती है। तो इन दोनों को मैं अब इसमें यूज करूंगा। अब इसमें कैसे यूज करूंगा, ds इंटीग्रल 0 टू s इक्वल टू 0 से लेकर के t2 की जगह पे रखूंगा अब 3, Yes और sir. वेलोसिटी की जगह पे रखूंगा ये एक्सप्रेशन 27 माइनस 27 minus 3t square. and now when you solve this integral you should get the answer। ठीक है, इसको इंटीग्रेट करेंगे तो s ds का इंटीग्रल करेंगे तो s माइनस 0 आ जाएगा इक्वल टू। यस सर। अब Yes इसको sir. सॉल्व करना, इसको सॉल्व करना आपका काम है, और इससे आपका फाइनल आंसर आना चाहिए s इज इक्वल टू 54 meters। दिस इज द आंसर यू शुड गेट। इसको नोट कर लो, s इज इक्वल टू 54 मीटर, और ये इक्वेशन नोट कर लो जो यहाँ पर डिस्प्ले पर है, दिस इक्वेशन, और इसको आप एक बार इंटीग्रेट करके सॉल्व ओके सर। नोट दिस। ठीक है, समझ में आ गया कैसे किया है। सिंपल क्वेश्चन है, लेकिन कॉन्सेप्ट आपके बहुत स्ट्रांग होने चाहिए। यू कैन नॉट गो अनप्रिपेयर्ड फॉर इंजीनियरिंग मैकेनिक्स पेपर। ये आपको समझ में आ गया। अब देख लो क्वेश्चंस का लेवल कैसा है आपका, तो इस हिसाब से तैयार करना। अब ये वाला क्वेश्चन देखना, ये और भी खतरनाक है, ये अपन कल करेंगे। ठीक है, टुडे वी विल स्टॉप हियर। ओके। I will take your attendance now।